Hello and welcome to our YouTube channel. I hope you are all doing great and having fun learning. Continuing in the Machiavelli series, today we will be starting with his views on the statecraft and his civic republicanism. Now, what does he say about state and republicanism? That is all we will be studying in this video. हम ये पहले से ही समझ चुके हैं, पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि इटली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मैकेवली वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इट वाज नॉट यूनिफाइड एज वी नो इट टुडे. जैसा आज हम इटली को जानते हैं वो वैसा नहीं था, बल्कि डिफरेंट 5 सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, जो कि मैकेवली के लिए बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि वो इटली को यूनिफाइड चाहते थे और एज अ नेशनल पावर चाहते थे जो डोमिनेट ना हो किसी से, बल्कि इतनी पावरफुल हो कि कोई उसको डोमिनेट ना कर पाए. और वो देखते थे कि उनका जो स्टेट है वो बहुत ही लॉलेसनेस है, वहाँ पर करप्शन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्ट लीडर्स जो बैठे हैं, वो वहाँ डिसिप्लिन नहीं है कुछ भी. इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने जो अपना स्टेट क्राफ्ट का व्यू दिया है वो बहुत ही डिफरेंट है उन थिंकर्स से जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं. जो स्टेट क्राफ्ट की व्यू है उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस, डिस्कोर्सेस एंड द आर्ट ऑफ वॉर जैसे बुक्स में उन्होंने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी है कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, उसका रूलर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से स्टेट की पावर को मेंटेन रखना चाहिए, ताकि जो स्टेट है वो एक पावरफुल और गुड स्टेट, एक ऐसा स्टेट बने जो कि बहुत ही पावरफुल हो. उनका ये मानना था, अनलाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो ये मानते थे कि स्टेट का काम एक जस्ट सोसाइटी बनाना है, मैकेवली का मानना इनसे बिल्कुल ही अलग था. उनका ये मानना था कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टेट का, वो होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज़न एंड नेशनल इंटरेस्ट. यही मेन गोल है किसी भी स्टेट का, अपने देश के सिटीजन्स की सिक्योरिटी, उनका प्रोटेक्शन, उनकी और एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी बना के रखना, अपने देश के, अपने स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना, उस पावर को मेंटेन करना कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप फुलफ़िल कर सको, वो एक स्टेट का मेन काम होता है. मैकियावेली का मानना ये था कि जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन जो है वो नेचुरली सेल्फिश होता है, ईगोइस्ट होता है और अपना फ़ायदा पहले देखता है. दैट इज़ वेरी नॉट नेचुरल. एंड सिंस स्टेट जो है वो भी रूल किया जा रहा है एक ऐसे ह्यूमन के द्वारा, वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो स्टेट है वो अपना इंटरेस्ट पहले देखे, ना कि लोगों का, ना कि किसी और के भलाई के बारे में सोचे. जो स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट है, जो स्टेट की प्रायोरिटी है, वो उसका खुद का इंटरेस्ट, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी स्टेबिलिटी, अपने लोगों की सुरक्षा होना चाहिए. और वो ये कहते थे कि सिंस लोग सेल्फिश हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो डरें आपसे, क्योंकि अगर वो डरेंगे नहीं तो अपनी लाइफ की उनको चिंता नहीं रहेगी. क्योंकि अगर आप उनका ये मानना था कि जो लव है वो ईजिली भूल जाते हैं लोग, बट अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो वो ईजिली नहीं जाता है. आपको भी पता होगा, लव इज़ लाइक वेरी फिकल इमोशन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, बट जो डर है वो बहुत सालों तक बना रहता है, वो बहुत दिनों तक आपको कंट्रोल में रख सकता है. डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन लव. स्टेट क्राफ्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि स्किल ऑफ गवर्निंग क्या है. तो उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में कुछ टिप्स दिए थे, कुछ एडवाइसेस थी रूलर के लिए कि एक रूलर को किस तरीके से होना चाहिए कि वो अपने स्टेट को पावरफुल बना सके और इतना स्ट्रांग बना सके कि उसको कोई ओवर पावर ना कर सके. तो वो ये कहते थे कि एक जो रूलर है उसको लायन की तरह स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, जस्ट लाइक हाउ अ लायन इज़ सो पावरफुल कि वो उसको कोई अपोज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको द किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है. तो ये उनका मानना था कि जो स्ट्रेंथ है वो एक लायन की तरह होनी चाहिए, वो इतना पावरफुल, इतना फियर्ड होना चाहिए सोसाइटी में कि कोई उसको अपोज ना कर सके. एंड फॉक्स की तरह कनिंग होना चाहिए, बट एक लायन को स्ट्रेंथ में शायद कोई मात नहीं दे सकता है, बट एक फॉक्स जो है वो इतनी कनिंग होती है कि वो अपनी चतुराई से शेर को मार दे सकते हैं. तो उनका ये एक मानना था कि जो रूलर है वो एक फॉक्स और लायन दोनों की तरह होना चाहिए, स्ट्रेंथ लाइक अ लायन एंड कनिंगनेस लाइक अ फॉक्स. अगर ऐसा होगा तो वो एक बहुत ही परफेक्ट रूलर बनेगा जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने स्टेट को बेस्ट तरीके से रूल कर पाएगा और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट कर पाएगा एज दे कम. जैसे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ अगर डिप्लोमेसी से या कनिंगनेस से आपकी बात बन रही है, तो वहाँ पर लायन को अपनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक लायन की तरह स्ट्रेंथ रखते हो, सब जगह लड़ने पहुँच जाओगे, तो इट कुड बी हार्मफुल इन सिचुएशंस जहाँ पर आप किसी भी तरीके से वीक हो और जहाँ पर या फिर आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं. तो उनका ये मानना था कि
जहाँ पर काम आपकी चतुराई से हो जाए वहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लायन की तरह स्ट्रेंथ हो और फॉक्स की तरह कनिंग हो, ताकि आप चीज़ों से डील कर सकें एज द सिचुएशन कॉल्स फॉर। उन्होंने वायलेंस को सजेस्ट ज़रूर किया है, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर वक्त वायलेंस करो। उनका ये कहना था कि वायलेंस को उसी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए कि सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, वो डिसाइसिव रहे, वो आपकी सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। सिर्फ उतना ही वायलेंस यूज़ किया जाना चाहिए। अननेसेसरी वायलेंस जो है वो लोगों में डिसेंट पैदा करती है। इट कुड क्रिएट मोर अनस्टेबिलिटी रादर देन स्टेबिलिटी। सो वायलेंस शुड बी यूज्ड कॉशियसली एंड कैलकुलेटेडली सो दैट देयर इज स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। मैकियावेली ने कहा था कि पर्सनल मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी अलग होती है। एक नॉर्मल आदमी के लिए झूठ बोलना या किसी को मर्डर करना जो है वो पाप हो सकता है, लेकिन एक प्रिंस के लिए देश की सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। और अगर देश को बचाने के लिए उसको अगर किसी को धोखा देना पड़ रहा है, उसको अगर किसी को मारना पड़ रहा है, लाइक इन वॉर जब आर्मी लड़ने जाती है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एनिमीज़ को मारेगी, सो वो जस्टिफाइड है। बट अगर पर्सनली आप वो काम कर रहे हो जस्ट टू अवेंज योर अवेंज करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो वो गलत होगा पर्सनली। बट जब हम स्टेट की बात करते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट, और पॉलिटिकल और पर्सनल मोरालिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, अलग है, इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। उनका सिंपल वर्ड्स में ये मीनिंग था कि एंड जस्टिफाई मीन्स काम हम कुछ भी किसी भी तरीके से करें, अगर हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो जो भी हमने काम किया है वो सब जस्टिफाइड है। ये उनका मानना था व्हेन इट केम टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट टू सिक्योर योर नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी में भी उन्होंने एडवाइस किया था कि वॉर तब करना चाहिए जब आप पावरफुल हो, जब आपको दिख रहा है कि आप ओवर पावर कर सकते हो सामने वाले को। अपने रूल को एक्सपेंड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट अलाइंसेस बनाने चाहिए, ये उनका रूल था। स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनाने चाहिए, टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहिए, और वेल ट्रेंड सिटीजन आर्मी, नॉट मर्सनरी बट सिटीजन आर्मी पर रिलाय करना चाहिए। मर्सनरीज़ पे नहीं बल्कि सिटीजन आर्मी पर रिलाय करना चाहिए। मर्सनरीज़ जो थे वो दूसरे जगह से आई हुई आर्मी थी जो आपकी कंट्री की नहीं है, बट उन आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने का ऐसा समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उन्होंने, तो वो उतना ही काम करेंगे जितने उनको पैसे मिल रहे हैं। सो ही सेड कि सिटीजन आर्मी होनी चाहिए जो जिस पे आप रिलाई कर सको अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो वायलेंस की बात करते हैं, ये कहते हैं कि वायलेंस यूज़ करना चाहिए, वॉर्स करना चाहिए, टेरिटरी एक्सपेंड करनी चाहिए, उनका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि जाओ किस जो दिख रहा है सबसे लड़ो। नहीं, उनका ये मतलब था कि अगर आप वॉर पे जा रहे हैं तो एक ऐसे वॉर पे जाइए जहाँ पर नेसेसरी हो, अननेसेसरी वॉर्स की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी जगह लड़ाई करना जहाँ पर उसकी नीड नहीं थी, वो फुलिशनेस होगी, वो कोई समझदारी का काम नहीं है, कोई बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि एक बेवकूफ़ी का काम होगा। उन्होंने देखा था कि जो इटली थी उस टाइम की, जो अनयूनिफाइड इटली थी, वो करप्ट लोगों की वजह से यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो करप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है, और ये जो सोसाइटी को क्या कहते हैं वीकन करता है, वीकन द सिविक वर्चू, ये हमारी सोसाइटी को वीक करता है और ये इसलिए भी होता है क्योंकि इनइक्वालिटी है, पावर का मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए करप्शन है। करप्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को एडवाइस किया है, और कहा है कि करप्ट लोगों के खिलाफ जो वायलेंस है उसको यूज़ किया जा चाहिए एज अ शॉक थेरेपी, कि लोग वायलेंस करने से, कि लोग करप्शन करने से डरें। और जब करप्शन होगा नहीं तो जो ये इश्यूज़ हैं, इनइक्वालिटी है, मिसयूज़ ऑफ पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और हम एक बेटर सोसाइटी को जो स्टेबल है, जहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं है, ऐसी सोसाइटी को देख पाएंगे जहाँ पर ऑर्डर एंड सिविक मोरालिटी रिस्टोर हो जाएगी। सो व्हाट ही सेड इज़ कि सोसाइटी जो है वो करप्ट है, एंड बिकॉज ऑफ करप्शन देयर इज़ इनइक्वालिटी, देयर इज़ मिसयूज़ ऑफ पावर एंड मॉरल डीके, जो कि सिविक वर्च्यू को, जो एक यूनिफिकेशन, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग होती है टूवर्ड्स द नेशन, उसको वीक कर रही है, क्योंकि सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं। तो उनका ये मानना था कि जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो कि वायलेंस को यूज़ कर सके एज अ शॉक थेरेपी अगेंस्ट करप्शन। और
ये उनका मेन व्यू था ऑन द स्टेट क्राफ्ट, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो बहुत ही, वो उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, पर्सनल मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी को अलग रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए जो कि अगर वायलेंस यूज़ करती है तो बहुत ही और कॉशियस तरीके से करना चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनानी चाहिए, टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहिए, वॉर्स अननेसेसरी वॉर्स पर नहीं जाना चाहिए, एक रूलर को लायन एंड फॉक्स की तरह के कॉम्बिनेशन की तरह होना चाहिए, स्ट्रेंथ लाइक अ लायन एंड कनिंगनेस लाइक अ फॉक्स। एंड ही सेट कि करप्शन जो है वो मेन इशू है सोसाइटी का, और उसको ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए जो कि वायलेंस को यूज़ कर सके एज अ शॉक थेरेपी अगेंस्ट करप्शन, ताकि जो सोसाइटी में सिविक वर्च्यू और वापस से मॉरल ऑर्डर रीस्टैब्लिश हो सके, एक यूनिफिकेशन जो कि एक इटली के यूनिफिकेशन में इवेंचुअली हेल्प करेगा, जो कि उनका मेन गोल था। वो चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो जाए, और ये सब चीज़ें जो हैं अगर होंगी तो इटली को यूनिफाई करना ईजी हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। जो उनके आइडियाज़ थे वो जो पुराने फिलोसफर, जो एंशिएंट फिलोसफर्स हम देखते आ रहे हैं, उनसे बहुत ही डिफ़र करते थे। वो लोग एक आइडियलिस्टिक स्टेट के बारे में बात करते हैं, ऐसे स्टेट के बारे में करते हैं जो जस्ट सोसाइटी बनाने में हेल्प करता है, जो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो मैकियावेली उनसे बिल्कुल ही अलग बात करते हुए बताते हैं कि स्टेट का मेन काम नेशनल इंटरेस्ट है, स्टेबिलिटी है एंड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, ये उसका मेन काम है। जो रियलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, वो आइडियलिज्म नहीं बल्कि रियलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड इन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारे थिंकर्स ने उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए ईवल कहा है, विलन कहा है। एंड ही सेड ही इज़ द टीचर ऑफ ईवल। स्ट्रॉस ने कहा था कि ही इज़ द टीचर ऑफ ईवल। शेक्सपियर ने उनको विलन बताया है, बट ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। इसका ही सिंपल सा मतलब यह है कि उन्होंने जो अपने आसपास देखा, जो उनकी लाइफ टाइम में जो भी इवेंट्स हुए, वो उससे इंस्पायर थे। उनकी थ्योरी में वही दिखता है। उन्होंने अपने आसपास करप्शन देखा है, और अनयूनिफाइड इटली देखी है जो कि वॉर्स में रहती थी, अनस्टेबल थी, यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बहुत थी। तो उन्होंने जो देखा है उनकी राइटिंग्स में वही रिफ्लेक्ट होता है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज सेड कि उन्होंने जो देखा है वही अपनी राइटिंग में लिखा। अब अंटिल नाउ वी हैव सीन कि मैकियावेली ने बात की है धोखे की, करप्शन की। ही सेड, सॉरी नॉट करप्शन, ही सेड कि इक्वालिटी यूज़ होनी चाहिए, वायलेंस को यूज़ करना चाहिए, जस्टिफाइड डिसेप्शन। बट अगर हम इससे ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसकी बात की है तो ये एक बहुत ही गलत असम्पशन होगा अगेन, बिकॉज इन हिज बुक द डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी उन्होंने सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात की है जो कि बहुत ही डिफरेंट आइडिया है फ्रॉम व्हाट ही यूजुअली हैज सेड। सिविक रिपब्लिकनिज्म होता क्या है? तो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिविक रिपब्लिकनिज्म से ये मतलब है कि जो एक गुड सोसाइटी जो होती है, वो जैसे डेमोक्रेसी है, उसमें सिर्फ वोट करना ही इनफ नहीं होता है। एक गुड सोसाइटी, एक गुड डेमोक्रेसी तब बनेगी, एक गुड सोसाइटी तब बनेगी जब उसके सिटीजन्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एक गवर्निंग सिस्टम में, रूलिंग में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ 5 साल के बाद एक बार वोट दे दिया एंड दैट एंड्स योर रोल। नो, उन सिविक रिपब्लिकनिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, अपने इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में कि मुझे क्या फ़ायदा करेगा उसके बारे में ना सोचते हुए एक कॉमन गुड के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये सबके लिए बेनिफिशियल है, इसमें मेरा भी नुकसान नहीं है और इसमें सामने वाले का भी फ़ायदा हो रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय सिविक रिपब्लिकनिज्म। उसके मेन जो फीचर्स हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबके गुड, कॉमन गुड के बारे में सोचना चाहिए, और जो फ्रीडम है वो नॉन डोमिनेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कोई आप इंटरफेयर नहीं कर रहा है किसी के काम में, बल्कि कोई आपको डोमिनेट भी नहीं कर सकता, इवन इफ इट इज़ द स्टेट। सो सिविक रिपब्लिकनिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि आप जब एक गुड सोसाइटी की बात करते हैं तो आप किस तरीके से उसकी गवर्निंग में, उसके रूलिंग में अपना एफर्ट, अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं, वही सिविक रिपब्लिकनिज्म है। एंड इन द डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी, मैकियावेली ने सिविक रिपब्लिकनिज्म के बारे में बात की है। उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिक्स में एक मोनार्की के बारे में बात की है, वेयर एक करप्ट सोसाइटी जहाँ है वहाँ पर उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की है। वहाँ पर उन्होंने कहा है एक बहुत ही पावरफुल मोनार्की होनी चाहिए फॉर अ सोसाइटी दैट इज़ करप्ट, लेकिन वो एक्चुअली में एक, जैसे एंशिएंट रोम हुआ करता था, एक
एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ करता था लोगों का, ऐसी सोसाइटी की विश रखते थे। सो ये उन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्सेस में बताई हुई है। सिविक रिपब्लिकनिज्म जो है वो लिंक है बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक पार्टिसिपेशन एंड द प्रमोशन ऑफ कॉमन गुड। दैट इज़ व्हाट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। जहाँ पर लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द कॉमन गुड, जहाँ पर किसी की लिबर्टी, हाँ, सबका फ़ायदा हो रहा हो, दैट इज सिविक रिपब्लिकनिज्म। द प्रिंस बुक में हमने ये देखा है कि उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक मोनार्की गवर्नमेंट की बात की है जो कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर है। हाउएवर डिस्कोर्सेज में वो बात करते हैं अपनी प्रेफरेंस की, जो कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट की है, जो कि एंशियंट रोम से इंस्पायर्ड है। उनका ये बिलीव था कि एंशियंट रोम जिसकी इतनी ग्लोरी थी वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन थे, जो लोग थे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे जो स्टेट की गवर्निंग थी उसमें, और वो बहुत ही पब्लिक स्पिरिटेड थे, मतलब कि दे हैड अ एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टेट। वो पब्लिक स्पिरिटेड थे, लोगों के अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देते हुए लोगों के बारे में भी सोचते थे, एक कॉमन गुड के बारे में सोचते थे। इसलिए जो है एंशियंट रोम इतना इस ग्लोरी को रीच कर पाया है। और अगर इटली उस ग्लोरी को रीच करना चाहता है तो वो ऐसी ही गवर्नमेंट को, ऐसी ही स्टेट को इमेजिन किया करते। मैकियावेली जो लिबर्टी को है वो एज इंडिविजुअल बोथ एट पर्सनल एंड पब्लिक लेवल, जहाँ पर वो ये मानते थे कि कोई हमारे फैसले, कोई हम पर अपनी फैसले ना थोप सके और कोई बाहर का हमारे ऊपर कंट्रोल ना कर सके। दैट इज़ व्हाट ही मेंट कि अगर हम किसी सोसाइटी में हैं तो हम अपने फैसले खुद ले सकें, दैट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन। और कोई और एक्सटर्नल डोमिनेशन से उनका ये मतलब था कि कोई और देश आकर हम पर राज ना कर सके। जब सिटीज़न वर्चुअस होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, राइट एंड रॉन्ग को पॉइंट आउट करेंगे, अपने व्यूज़ ओपिनियंस रखेंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तो एक वर्चुअस एंड वाइब्रेंट सोसाइटी बनेगी। और जब ऐसी सोसाइटी होती है तो वहाँ पर लिबर्टी जो है वो ट्रूली एग्जिस्ट कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर किसी की टिरनी, चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा एक इंस्टीट्यूशन लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल, अगर एक सोसाइटी है, जो एक स्टेट है, वहाँ पर गवर्नमेंट अगर कोई रूल बना रही है और लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट अगर रूल गलत बना रही है तो वो क्वेश्चन होंगे, काउंटर क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा काम जो है वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कर रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जो लिबर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी इन द ट्रू फॉर्म, और करप्शन जो है वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। एरिस्टोटल की तरह उन्होंने भी मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया है, जो कि कंबाइन करता है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी को, जैसा कि रोम में देखा गया, ताकि स्टेबिलिटी भी रहे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो किसी एक के हाथ में ना आ जाए। अनलाइक प्लेटो जो ये मानते थे कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो एवरेज विजडम है, और एरिस्टोटल जो ये मानते थे कि जो लोगों की सोच है वो एक कलेक्टिव विजडम को दिखाती है। मैकियावेली भी वही मानते थे कि जो लोगों की आवाज़ है वो एक, जो लोगों का ओपिनियन है वो एक प्रिंस के ओपिनियन से ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी विजडम को शेयर कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ सिंथेसिस ऑफ मैनी आइडियाज़, तो एक बेटर आइडिया निकल के आएगा, और वहाँ पर जो कॉमन गुड है वो बेटर तरीके से जज कर सकता है, लाकि एक सिंगल रूलर जो हो सकता है उसका कुछ अपना इंटरेस्ट भी आ जाए वहाँ पर। सो ये उनका ये मानना था कि जो लोगों की आवाज़ है दैट इज़ ट्रूली द, जो है वो बता सकती है कि कॉमन गुड क्या है। उन्होंने एक स्पेशल मजिस्ट्रेसी बनाने की सलाह दी थी, जिसका काम सिर्फ ये चेक करना नहीं होगा कि आज़ादी को क्या कहते हैं, लिबर्टी को कंस्ट्रेन नहीं किया जा रहा है। ये उनका एक सजेशन था कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए जो ये चेक करे कि लोगों की लिबर्टी को किसी तरीके से भी हार्म नहीं किया जा रहा है। और उनका ये भी मानना था कि अगर लोग लैक करेंगे, अगर लोग अपने जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में उससे लैक करेंगे, तो उनकी लिबर्टी इवेंचुअली हार्म होगी। तो ये उनका ये मानना था कि अगर सिटीजन्स अपने सिविक ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो उनकी लिबर्टी जो है वो हार्म होगी। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द गार्डियन ऑफ लिबर्टी टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम बोथ टिरनी एंड करप्शन।
So judging Machiavelli on the book The Prince is not very right, जिसमें उनको evil और villain बताया गया है, वो करेक्ट नहीं हो सकता है, कंसिडरिंग इस बुक में उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी बताई है। वो किस सोसाइटी को प्रेफर करते हैं उन्होंने ये बताया है। प्रिंस में उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो उस टाइम की सोसाइटी थी वो एक्चुअली ऐसी थी, करप्ट थी, लॉलेसनेस था, नो डिसिप्लिन। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात की जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, डिसेप्शन है और वायलेंस भी है, लेकिन वो एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बात करते थे। नाउ वी हैव सीन व्हाट ही हैज़ रिटन इन हिज बुक्स। उनके क्या आइडियाज़ थे, क्या सोचते थे, किस तरीके से उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया है, क्या उनके व्यूज़ थे एथिक्स के बारे में। उन्होंने डुअल मोरालिटी का आइडिया दिया है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे, एंड व्हाट ही डज मेंट बाय सिविक रिपब्लिकनिज्म। इन सब को देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि मैकियावेली की असेसमेंट, जस्ट एक फाइनल समरी देखते हैं। उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कहा जाता है, ये हमने देखा है क्योंकि उन्होंने एक रियल पॉलिटी की बात की है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, जो इन इन योर सराउंडिंग्स जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बारे में बात की है, ना कि किसी आइडियल वर्ल्ड के बारे में। और उन्होंने एम्फेसाइज किया है फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसका मतलब है कि स्टेट जो है उसका क्या रीज़न है एग्जिस्टेंस का, और ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स की बात की है। दैट इज़ जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी पर्सनल ग्राउंड पर जज नहीं की जाएगी, पर्सनल मोरालिटी पे जज नहीं की जा सकती है। ऑटोनॉमी जो है वो अपने आप में अलग है, ऑटोनोमस है। पॉलिटी, सॉरी, नॉट ऑटोनॉमी, पॉलिटी जो है वो अपने आप में अलग है, अलग गोल्स हैं उसके, अलग है, पर्सनल लाइफ से, पर्सनल मोरालिटी से अलग है। इंडिपेंडेंट स्फेयर है जो अपने रूल से बनी हुई है, उसके कोई रूल्स ऐसे नहीं हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ से जज कर सकें, पर्सनल मॉरल ग्राउंड पे जज कर सकें, वो एक अलग स्फेयर है। ऑल्सो ही सेक्युलराइज्ड पॉलिटिक्स, दैट वाज हिज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। मैकियावेली ने कहा है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अगर तो हिस्ट्री को पढ़ो, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं पुराने टाइम में, उन्होंने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल किया था ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती है। दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, जहाँ पर वो ये बात करते हैं कि हिस्ट्री को उठाकर देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड की सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। जो ग्रेट थिंकर्स, जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। सबाइन ने जैसा कहा है कि मैकियावेली जो है उन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया है, जहाँ पर स्टेट जो है वो डिफरेंट है, सेकुलर है फ्रॉम द पॉलिटिक्स, एंड उसका कोई हायर मॉरल पर्पस नहीं है, जस्ट लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैज़ एक्सप्लेन। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पावर अटेन करना है, नेशनल इंटरेस्ट बनाना है, एंड टू प्रोटेक्ट एंड कीप अ स्टेबल सोसाइटी फॉर इट्स सिटीजन। His approach encouraged later thinkers to analyze issues of power on political terms, and he gave the idea of secular political thought. This was all for Machiavelli. आज Machiavelli की सीरीज भी खत्म हो जाती है. Now we have completed Plato series, Aristotle series and Machiavelli. Please do let me know in the comments आप क्या सोचते हैं Machiavelli के बारे में. What do you think? Is he a villain or a teacher of evil, or is he just the child of his time जैसा कहा गया है? ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड like it. Okay, now bye bye. Thank you.